हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की परीक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण चरण जो होता है, यहां तक कि हम उसे कह सकते हैं कि सबसे क्रिटिकल, सबसे ज्यादा एक मुश्किल, जिसको हम कह सकते हैं तैयारी के दृष्टिकोण से ना सही लेकिन सफलता पाने के दृष्टिकोण से एक सबसे मुश्किल चरण जो है वो चरण है प्रीलिम्स। हम सबने ऐसा बहुत बार सुना है, देखा है, हम में से कई लोगों ने अनुभव भी किया होगा और हमारे जान पहचान में हमारे मित्र संबंधी इस प्रकार के होंगे जिन्होंने कई बार अच्छी तैयारी की और मतलब तैयारी अच्छी की, उनकी तैयारी की दिशा सही थी, तैयारी का आकार प्रकार एकदम सही था, काफी वो लोग कॉन्फिडेंट भी थे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा जो है उसको वो लोग कई बार क्लियर नहीं कर पाए। बहुत सारे आपको ऐसे टॉपर्स भी मिलेंगे, अगर आप उनके इंटरव्यू देखें तो पहले 2, 3, 4 अटेम्प्ट में जाकर वो लोग अपना प्री भी क्लियर नहीं कर पाते थे और उसके बाद फिर जब उन्होंने कोड समझा कि भाई प्रीलिम्स कैसे क्रैक होता है, तब उनका प्रीलिम्स भी क्रैक हुआ, मेंस भी क्रैक हुआ और इंटरव्यू भी क्रैक हुआ। यानी कि सोचिए इससे फर्क क्या पड़ा। उनका अगर पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही प्री क्रैक हो गया होता तो वो तभी आईएएस बन गए होते। मेंस और इंटरव्यू को क्रैक करने की स्किल उनके अंदर शुरुआत से ही थी। मेंस और इंटरव्यू की तैयारी उनके पास शुरुआत से ही थी, वो तैयारी उन्होंने कर रखी थी। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, प्रीलिम्स जो होती है, उसको क्रैक करने का कोड वो नहीं निकाल पा रहे थे। और जैसा कि मैं हमेशा अपने छात्रों से कहता हूं कि यार मेंस की तैयारी की उपयोगिता केवल तभी है अगर आप प्री निकालेंगे। आपका प्री निकलेगा तब जाके आप मेंस में अपनी उत्तर पुस्तिका एग्जामिनर के सामने रख पाएंगे, वरना तो आपको आंसर लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप कितनी भी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। तो प्रारंभिक परीक्षा एक यूनिक तरह की परीक्षा है, एक बड़ी अलग तरह की परीक्षा है। इसको निकालने के लिए कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और अगर हम ये चीजें करें तो मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो इनको आपके प्रीलिम्स को आपके द्वारा निकाले जाने की संभावना जो है वो कम से कम 4 गुना हो जाएगी। तो आज ऐसे ही कुछ 3-4 छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, उन पर हम बात करेंगे। बहुत ही बेसिक, एकदम फंडामेंटल चीजें हैं। तो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे P2I बैचेस जो हैं, अगर आप मॉर्निंग बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 23 तारीख को जो बैच शुरू हुआ था नवंबर में, वो अभी भी चल रहा है। माफ कीजिएगा, उसमें एडमिशन अभी चालू है और उसमें आ गई है एंड ऑफ मंथ सेल। यानी कि अब जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं एजे लाइव कोड लगाकर 22,999 में। तो जो आपको कल तक 24,999 का मिल रहा था वो आपको मिलेगा 22,999 का। इसको आप याद रखें। सेम दाम, सेम प्राइस एप्लीकेबल होगा अगर आप हमारा ये दिसंबर वाला बैच भी लेते हैं। यानी कि 14 दिसंबर से जो शुरू हो रहा है इवनिंग बैच, एजे लाइव कोड आप लगाएंगे तो इसकी भी कीमत आपको मिलेगी अब 22,999 में। तो अपने 2,000 रुपए बचाइए और तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए एजे लाइव कोड लगाकर। ये मेरा आपसे आग्रह होगा, ठीक है। चलिए, एक प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स भी आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको लेक्चर के अंत में बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ खास बातों की जो आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली गलती और सबसे पहली प्रॉब्लम जो आमतौर पे छात्रों को आती है वो आती है टारगेट की। ये मैं आपको बताऊंगा, ये पहले दिन से गलती शुरू होती है। ये वो गलती नहीं है जो आप एग्जाम के आसपास या एग्जाम के दिन करते हो, ये वो गलती है जो आप पहले दिन से करते हो। वो होती है लक्ष्य बोध की गलती, टारगेट की गलती। तो होता क्या है, एग्जाम की तैयारी शुरू करने के पहले हम सब एग्जाम के बारे में रिसर्च करते हैं, वो हमें करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि भाई कितनी कट ऑफ होती है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। और आमतौर पे हम सबका कंक्लूजन ये होता है, जो कि सही भी है, कि कट ऑफ जो है वो करीब करीब 100 के आसपास सेफ मानी जाती है। तो अगर आप 200 नंबर का प्रीलिम्स का पेपर होता है, अगर आप 100 के आसपास अंक ले आते हैं तो आपका जनरली हो जाता है। ये आमतौर पे हम सभी मान के चलते हैं और ये आप अगर पिछले कई वर्षों के ट्रेंड देखेंगे तो ये आपको सही भी लगेगा कि ये बात बिल्कुल सही है। तो होता क्या है, पहले दिन से एस्पिरेंट जो होता है वो अपने दिमाग में 100 का टारगेट लेकर चलता है। 100 का टारगेट आप लेके चल रहे हो और 100 के हिसाब से आप तैयारी करनी शुरू करते हो। इससे प्रॉब्लम क्या होती है
कि यार देखो, एक चीज ना जो आपको लगेगा कि आप नहीं करोगे गलती, लेकिन आपसे भी होती है, मेरे से भी हुई थी, जितने टॉपर्स हैं सबसे होती है। वो गलती क्या है कि बेटा, जितने मार्क्स आप अपने घर पे जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करने में लाते हो, उससे आप कम से कम 20 से 25% नंबर कम एग्जामिनेशन हॉल में लाओगे। ये आप आज लिख के रख लो, और ये गोल्डन प्रिंसिपल है, ये सबके लिए सत्य है। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, ये गलती होगी। यानी कि अगर आप अपने घर पे टेस्ट सीरीज दे रहे हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जो आप अपने घर पे दोगे ज्यादातर, या फिर किसी सेंटर पे जाके दोगे, लेकिन आप पे दबाव उतना नहीं होगा, तो उस समय अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगर यही यूपीएससी का पेपर होता और आपको मिलता, तो आपके इसमें 80-85 से ज्यादा नंबर नहीं आते। तो हमेशा जितने मार्क्स आप टेस्ट सीरीज में ला रहे हो, उसको 20% कम करके मानो कि यूपीएससी में अभी मेरे इतने ही नंबर आए हैं। मैंने देखा क्या है, बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज में उनके 100 नंबर जैसे ही आने शुरू हो जाते हैं, वो एकदम खुश हो जाते हैं कि अब तो प्री तो सॉर्टेड है। ये गलती मैंने भी करी थी, मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूं उसमें। ये गलती मैंने भी करी थी अपने जीवन में कि टेस्ट सीरीज में मैं 100 क्रॉस करने लगा लगातार, बार बार। मुझे लगा हो गया यार, प्री तो बस हो ही गया, प्री तो मजाक है, प्री तो हो ही जाएगा, अब क्या है, अब क्या रह गया प्री में। ये गलती ना करें। हमेशा याद रखें कि 100 नंबर से नीचे, अगर आप 100 नंबर अपनी टेस्ट सीरीज में ला रहे हैं, तो आपके एक्चुअल एग्जाम में 80 से ऊपर नंबर नहीं आने वाले। एक्चुअल एग्जाम के दिन हम सभी इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। ऐसे सवाल कई सारे हमसे गलत होते हैं, जो हमें आते हैं वो भी गलत होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये आपके साथ भी होता होगा कि अरे ये तो आता था, मैंने गलत पढ़ लिया या गलत समझा, या फिर उस टाइम अकर नहीं किया, उस टाइम समझ नहीं आया, बाहर निकलते समझ में आ गया कैसे होना था। ये नेचुरल है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। तो आप ये याद रखें कि आप जब भी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें, आपका जादुई नंबर, जो मैजिक नंबर होता है, वो होना चाहिए 140। ज्यादा लगता है सुनने में, लेकिन मेरे अनुभव में मैंने जितने बच्चों को प्रीलिम्स के लिए ट्रेन किया है, उनमें से सबका लक्ष्य मैंने 140 निर्धारित किया है। और जिन बच्चों ने 140 के लक्ष्य को मानकर तैयारी करी है, उनका कभी प्रीलिम्स नहीं रुका। 140 का औचित्य क्या है, मैं आपको बताता हूं कि यार, मतलब इसका पॉइंट यह है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, तो 140 नंबर तक पहुंचने के पहले आप मत रुको। आप अक्सर क्या होता है, 100 पे आप खुश हो जाते हो ना, खुश मत हो। 140 तक जब तक आप, 140 मतलब 138 हो सकता है, 136 हो सकता है, 135 से ऊपर जब तक आप ना चले जाओ, तब तक आप रिलैक्स मत हो कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है। यह आप याद रखो। इससे क्या होगा, अगर आपका 20% नंबर मान लीजिए कम भी हो जाते हैं, तो भी आप 110, 112 पर निश्चित तौर पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे एग्जामिनेशन हॉल में। और अगर आपका 110 निश्चित आ रहा है, तब तो कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए, कितना भी आसान पेपर आ जाए, कुछ भी हो जाए, 110 के ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। तो आप प्रीलिम्स को सर्टेनली, एकदम निश्चित तौर पे क्लियर करोगे अगर आपका लक्ष्य जो है 140 है। तो 200 में से आपका लक्ष्य होना चाहिए 140। आप अपने घर के टेस्ट में, अपनी टेस्ट सीरीज में आप 140 टारगेट करें, उससे कम टारगेट ना करें। अगर आप 100 टारगेट करके चलेंगे, मैं आपको आज बता रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन में 80 नंबर आएंगे। तो आप ये याद रखें, लक्ष्य आपका होना चाहिए 140। 140 से कम लक्ष्य आप ना रखें। पहली चीज है ये, ठीक है। दूसरी चीज जो है प्रीलिम्स में, वो क्या है, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे तथ्य रट लेता हूं, कि मैं फैक्ट रट लेता हूं। अक्सर लोग इस तरह की मैगजीन्स खरीद लाते हैं, फैक्ट्स का कलेक्शन खरीद लाते हैं, जीके की किताबें खरीद लेते हैं, उनको रटना शुरू कर देते हैं। बेटा, उस तरह के प्रीलिम्स जो हैं वो आते थे 25 साल पहले। अब उस तरह के प्रीलिम्स आने हो गए हैं बंद। यानी कि अब आपको, अगर आप प्री के क्वेश्चंस भी देखेंगे, इकोनॉमिक्स जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो कम से कम इकोनॉमिक्स के भी आप सवाल देखेंगे। तो अब जैसे आमतौर पे बजट को लोग रटने बैठ जाते हैं, या इकोनॉमिक सर्वे को लोग रटने बैठ जाते हैं कि डेटा रट लेते हैं, अब वो डेटा नहीं पूछता। इकोनॉमिक सर्वे में भी, अगर आपने मेरी क्लासेस करी होंगी पिछले साल की, तो आपको याद होगा, इकोनॉमिक सर्वे में भी अब वो लॉजिक ही पूछते हैं कि भाई, अगर मान लीजिए भारत की ग्रोथ रेट 6.3% पे आ गई है, या 5.9% भारत सरकार फिस्कल डेफिसिट रखे हुए है, तो ये कैसे होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं।
कोई आपसे यह नहीं पूछने वाला कि 5.9% होगा या 5.8%। तो तथ्यों को आप याद कर लें अगर आपको याद हो रहे हैं तो, लेकिन बिना लॉजिक समझे, बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर आप केवल तथ्य करेंगे तो आपको इसका प्रीलिम्स में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। यह बात आप याद रखें। आपको अगर लॉजिक नहीं पता है तो केवल फैक्ट ना रटें, वो किसी काम नहीं आएंगे। तीसरी चीज जो होती है वो होती है केवल करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स को भी लास्ट डे के लिए छोड़ना। अक्सर छात्र क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स पूरे साल पढ़ते नहीं, और उसका क्या करते हैं कि भाई एंड में वो आती है ना, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट निकालते हैं, हम लोग भी निकालेंगे कि भाई पूरे साल के करंट अफेयर्स का कलेक्शन आता है। वो एक रिवीजन के लिए सही है, लेकिन अगर आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी उसी पे आधारित है तो आप, अब मैं फिर वही कह रहा हूं, 15 साल पहले, 20 साल पहले उस तरह के करंट अफेयर्स के पेपर्स आते थे जहां पे फैक्चुअल सवाल भी आ जाते थे। तो आपको जैसे ये वाला अवार्ड किसको मिला, ये वाली किताब किसने लिखी, तो ये सारी चीजें आपकी वहां से हो जाती थी। लेकिन अब आप पिछले 5-7 साल के पेपर देखिए, आमतौर पर नहीं आता। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको इस कंपेंडियम से फायदा नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स को आप रोज करें, रेगुलरली करें। जो मैं हिंदू की क्लास कराता हूं या हमारे यहां इंडियन एक्सप्रेस की क्लास होती है उनको करें, करंट अफेयर्स साथ में देखें, और करंट अफेयर्स का लॉजिक आप समझते हुए चलें। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, करंट अफेयर्स पे आधारित स्टैटिक विषय वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। इसके अलावा यार देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों पर मेंस की तैयारी करने का भी दबाव होगा, वैकल्पिक विषय की तैयारी करने का भी दबाव होगा, लेकिन आपका जो भी कैलेंडर है, जिस भी तरह का आपका तैयारी का कैलेंडर है, आप यह मानकर चल लीजिए कि 15 जनवरी के बाद से आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। 15 जनवरी के बाद से मेरा आग्रह यह होगा आपसे कि आप किसी भी तरह की मेंस की तैयारी ना करें, आप किसी भी तरह की ऑप्शनल की तैयारी ना करें। 15 जनवरी के बाद का जो टाइम है वो आप पूरी तरह से प्रीलिम्स को डेडिकेट कर दीजिए। प्रीलिम्स के करीब 1 महीना पहले तक का आपको करंट अफेयर्स भी करना होगा, तो आप उसमें समय लगाएं, अपना रिवीजन करें, लेकिन आप 15 जनवरी के बाद से अपनी तैयारी जो है वो केवल प्रारंभिक परीक्षा को डिवोट करें। उसके आगे अगर आपने फरवरी मार्च तक आप मेंस की पढ़ाई करते रहे, आपको यह महंगा पड़ जाएगा। अति आत्मविश्वास में ना आए, ठीक है। पीवाईक्यूज बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, यह बात समझ लीजिए। देखिए, इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहता हूं पीवाईक्यूज मतलब पिछले सालों के आए हुए प्रश्न। आप उन प्रश्नों को जितनी बार पढ़ेंगे, अब मतलब मैं ऐसे छात्रों से मिला हूं जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को 15 बार 20 बार पढ़ा है और एक एक सवाल को 20 बार पढ़ा है। तो इससे क्या होता है, देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टेस्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई बार उनमें से सवाल भी आते हैं, लेकिन तब भी यूपीएससी का अपना सवाल पूछने का एक तरीका है, यूपीएससी का अपना सवाल पूछने का एक फ्लो है, एक कठिनाई का स्तर है जो यूपीएससी फॉलो करता है। वो आपको खुद से समझ में आना शुरू होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम पिछले 6 से 7 साल के सवाल जो हैं, बेहतर होगा 10 साल तक के करें। अगर आप 200 अगर आप 100 सवाल भी हर साल के लेके चलते हैं, तो अगर आप 10 साल के भी कर रहे हैं तो 1000 सवाल हो गए। इन 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे तो आपको कम से कम इस साल के 10 क्वेश्चंस में उनकी मदद जरूर मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा वही क्वेश्चन आ जाएंगे, हालांकि ये भी याद रखिएगा, एक ये कहा जाता है कि यूपीएससी में सवाल कभी रिपीट नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमने देखा है अपने स्वयं कि यूपीएससी में सवाल उसी फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आ चुका है दोबारा भी। लेकिन चलिए, अगर हम रिपीटेशन को छोड़ भी दें तो भी आपको आने वाले वर्षों में यूपीएससी किस तरह से सोच रहा है उस चीज पर आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, ये याद रखें आप। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आप ज्यादा कर सकते हैं वो जरूर करें। और सेम चीज अप्लाई होती है टेस्ट सीरीज पर कि आप कम से कम कोई एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। आप स्टडी आईक्यू की कर सकते हैं, किसी और संस्थान की भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कीजिए, जिसकी आपको ठीक लगे। लेकिन टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट पेपर ले आए और घर पे बैठ के उनको आराम से सॉल्व कर रहे हैं, वो नहीं। टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज की तरह हो, जैसे अगर ऑनलाइन भी है तो जिसमें 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाए कि भाई इतने समय में आपको खत्म करना है, 2 घंटे का जो भी आपका समय होता है परीक्षा में, वो आपको समय दिया जाए और आपको उतने समय में सॉल्व करना है, 3 घंटे का क्षमा कीजिएगा। तो ये जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं जो परीक्षा जैसी दशाओं में कराया जाए, उससे क्या होगा, देखिए आराम से बैठकर डिसीजन लेना और एग्जामिनेशन हॉल में डिसीजन लेना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं।
तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यार एग्जामिनेशन हॉल का एक आपको अनुभव होना चाहिए कि भाई एग्जाम हॉल में अगर ये सवाल मेरे सामने आता तो मेरा सोचने का तरीका क्या होता, मैं इस क्वेश्चन के अंदर कैसे जाता या जाती। तो ये सोचने का तरीका जो है आपको टेस्ट सीरीज करके ही आपका आएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर करें। और मैं बार बार ये कहता हूं, टेस्ट सीरीज में अगर आप 100 सवाल करते हैं तो 100 सवालों में से मान लीजिए 50 सवाल आपको नहीं भी आते, तो भी आप अगर उन सवालों को पढ़ भी लेते हैं टेस्ट के बाद, या फिर आप उसका डिस्कशन अटेंड कर लेते हैं, तो 50 नई चीजें आपको पता चल जाती हैं जो आपको आमतौर पे याद नहीं रहेंगी। और ये देखिए, एक मानव मस्तिष्क की एक करामात होती है, आमतौर पे आपका पढ़ा हुआ आपको याद रहे या ना रहे, जो चीज आप परीक्षा में गलत करके एक बार आ जाते हो वो आपको हमेशा याद रहती है। तो ये चीज जो है, आप अगर टेस्ट में नहीं करके आए, गलत करके आ गए, तो वो आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में हमेशा के लिए ऐड हो गया और वो आसानी से डिलीट भी नहीं होगा, वो आसानी से जाएगा नहीं। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज जरूर करें, इसका आप बिल्कुल निश्चित तौर पर ध्यान रखें, इसको किसी भी तरह से आप कैजुअली ना लें, ठीक है। रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन, मतलब यार इस पर तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, रिवीजन रिवीजन, और मैं इसलिए लिख भी इसको 3 बार रहा हूं। उस तरह के छात्र ना बने कि 28 मई को प्रारंभिक परीक्षा है और आप 27 मई और 24 मई और 25 मई तक सोच रहे हैं कि यार वो वाले नोट्स छूट गए, चलो उनको भी पढ़ लेते हैं, चलो मेरे मित्र ने बोला वो वाली किताब बहुत अच्छी है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं, ये वाली वेबसाइट भी एक बार देख लेते हैं। ये मत कीजिए। आप इतना पढ़िए लेकिन उसको 20 बार पढ़िए, ये कहीं ज्यादा फायदेमंद है बजाय इसके कि आप इतना पढ़ें और उसको एक बार पढ़ें या एक बार भी ढंग से ना पढ़ें। तो याद रखिए, आपके पास अगर सीमित ज्ञान है, क्योंकि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो है अब वो तथ्यों पे आधारित नहीं रह गई है, अब वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है, अब वो समझ पे आधारित है। वो समझ और कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएंगे जब आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे। और ये सत्य है, मैं विषय पढ़ाता हूं जब, तब भी अगर मैं उस विषय को 3 महीने नहीं पढ़ता तो मैं भी उसको भूलने लगता हूं, जबकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। तो आप तो छात्र हैं, तो आप अगर उसको पढ़ेंगे और आप उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में वो वाली फीलिंग आएगी जो हम सबने जीवन में बहुत बार फील करी होगी कि यार कहीं पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा। और इससे खराब कोई फीलिंग नहीं होती एग्जामिनेशन हॉल में, जब आपको लगता है कि यार पढ़ा तो कहीं पर था लेकिन बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। तो ये जो है इसको आप याद रखें, थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको रिवाइज जरूर करें। अगर आप रिवीजन आधा अधूरा करेंगे या रिवीजन ठीक से नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, आपकी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। और आखिरी बिंदु इसमें जो है वो है सीसैट, जो आपका पेपर 2 होता है। यार देखो, पिछले कुछ सालों में हम सबने देखा है, मुझे पता है ये बहुत फेयर नहीं है, लेकिन देखो यार 2 तरीके होते हैं किसी संकट से निपटने के। एक तो हम बैठकर उस संकट की बुराई करते रहें कि यार यूपीएससी क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ये कर रहा है, और यूपीएससी तो अब हमें चाहता ही नहीं, ये सब जो बहुत सारे वीडियोज आते हैं। एक तरीका तो ये है, इससे कोई फायदा होता है क्या? नहीं होता। तो दूसरा और बेहतर तरीका क्या है कि यार अब यूपीएससी जैसे भी ये एग्जाम कर रहा है हमें तो वैसे ही निकालना है ना, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं कि यार यूपीएससी को हम कहेंगे तो यूपीएससी अपना पेपर लेने का तरीका बदल देगा, वो तो है नहीं। तो बेहतर तरीका यह है कि इसको लेकर शिकायत करने की बजाय, नाराज होने की बजाय, हम अपनी तैयारी को यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से अडेप्ट करें, अपनी तैयारी को हम यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से परिवर्तित करें। तो सीसैट के पेपर्स आपने देखा होगा, जो पेपर 2 होता है, थोड़े मुश्किल हुए हैं निश्चित तौर पे, कोई डाउट नहीं है उसमें। जैसे आज से 10 साल पहले एकदम केक वॉक होता था, जो भी विज्ञान वर्ग के छात्र होते थे उनको तो मैं खुद ही कहता था कि आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम के 10-5 दिन पहले 2-3 पेपर सॉल्व कर लेना तो हो जाएगा। लेकिन अब यह सलाह मैं किसी को भी नहीं देता। तो क्योंकि अब मैंने देखा है कि साइंस साइड के भी जो स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के जो स्टूडेंट्स रहे हैं, इंजीनियरिंग छात्र जो रहे हैं, उनको भी उस पेपर में तकलीफ थोड़ी सी होती है। तो आप उस पेपर की तैयारी करें। उस पेपर की तैयारी का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं। या तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, हमारा भी एक कोर्स आता है सीसैट का, एसआईपी वगैरह जो हमारा आएगा प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स, उसमें हम कराएंगे सीसैट आपको। अन्यथा आप कोई भी, अभी समय है आपके पास, कोई भी एक बैंक पीओ वाली किताब खरीद लो। एकदम सीधा सीधा मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखिए, अभी भी जो चर्चा चल रही है कि ये तो आईआईटी जेई लेवल है, वो सब नहीं है, वो सब बेकार की बातें हैं, उनको छोड़ दो।
आप बैंक पीओ का लेवल इसमें अब आने लगा है। आप बैंक पीओ की कोई एक किताब खरीद लीजिए। एसबीआई पीओ की किताबें आती हैं बहुत सारे पब्लिशर्स की, कोई सी भी एक खरीद लो और मैथ वाला पार्ट जो है और क्वांट वाला पार्ट जो है वो आप उस एक पुस्तक से कर लीजिए। ठीक है, आप उसे कर लेंगे तो आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। आपको सीसैट में फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती। बजाय इसके, देखिए मैं वही बोलता हूं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कीजिए बजाय उस पर ज्यादा सोचने के कि ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे इसका निराकरण करें। उसकी बजाय आप जो है उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 5-6 चीजें ऐसी हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं, कोई भी टीचर दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन तब भी मैं इस बात को की आशा जरूर कर सकता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा को आप सफलतापूर्वक निकाल पाएंगे, सफल हो पाएंगे, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू का एक एसआईपी कोर्स आ रहा है जो कि शायद आज या कल में हमारा हिंदी भाषा में लॉन्च हो जाएगा। एसआईपी कोर्स जो है वो सक्सेस इन प्रीलिम्स है। आप एजे लाइव कोड लगाकर, जो मेरे नाम पे आधारित कोड है, मात्र 7,499 रुपए में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। 7,500 का है केवल, और आप उससे जुड़ सकते हैं। और जैसे ही ये आ जाएगा, इसका लिंक और इसका जो पोस्टर है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ताकि आप सबको जानकारी मिल जाए। आइडिया एसआईपी का ये है कि आपको एक संपूर्ण रिवीजन जो है इस पूरे सिलेबस का कराया जाएगा। मैं फिर से बता दूं, एसआईपी जो है बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये 2024 के प्रीलिम्स के लिए है केवल। और अगर आपकी अभी कोई भी तैयारी नहीं है तो आप एसआईपी मत लीजिएगा। अगर आप थोड़ी तैयारी कर चुके हैं लेकिन आपकी तैयारी में आपको सही शेप, सही ताकत अभी फील नहीं हो रही है, तो आप एजे लाइव कोड लगाकर एसआईपी खरीद लीजिए। एक बार ग्रैंड रिवीजन हो जाएगा आपका, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह हो जाएगी, तो आपकी तैयारी सॉलिड हो जाएगी। ये आपको फायदा होगा एसआईपी से। अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप एसआईपी मत लीजिएगा, फिर आप 2025 में अटेम्प्ट दीजिए और उसके लिए आप P2I खरीदिए। ठीक है, चलिए, तो अब जाते जाते मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उसका बैच 5 जो आ रहा है दिसंबर में, और बैच 4 जो अभी चालू हो चुका है, अभी उसमें इंट्रो क्लासेस चल रही हैं, उन दोनों के दामों में कटौती हो गई है। एंड ऑफ मंथ सेल आ गई है इन दोनों में। तो अब आपको ये कोर्सेज मिल सकते हैं 22,999 में अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। दिसंबर वाला बैच 14 तारीख से शुरू है, इवनिंग बैच है शाम को 6 बजे वाला। कोड एजे लाइव याद रखिएगा। P2I है, यानी कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक सारी तैयारी आपको इसमें कराई जाएगी। और यही सेम चीजें आप नवंबर वाले बैच में भी ले सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाकर 23 तारीख से, 23 नवंबर से जो बैच शुरू हो चुका है, सुबह 8 बजे वाला बैच है, इसकी भी कीमत अब 22,999 है अगर आप एजे लाइव कोड लगाते हैं। तो कृपया तुरंत इन बैचेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार, सही आकृति प्रदान कीजिए। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।